नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ एक तरफ अनंता अभी अनिका से बात करने के लिए उसके कमरे की तरफ आ रही थी तो वहीं रोहित को देखकर अब वो कहती है मुझे अनिका से कुछ बात करनी है। तो इधर रोहित उससे पूछता है कि नानी माँ क्या ऐसी क्या बात करनी है। तो अब यहाँ पर अनंता उसे कहती है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो जो इस तरह से सवाल कर रहे हो। तो अब रोहित कहता है नहीं 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 नानी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके हाथ का सांभर खाना है। तो भी यहाँ पर अनंता कहती है ठीक है तब तक तुम सब्जियाँ लेकर आओ तोड़कर, तब तक मैं अनिका से बात करने के बाद वहीं पर आकर बनाती हूँ। तब रोहित उसे कहता है ठीक है फिर आप मेरे लिए मूंग का हलवा भी बना देना। तो अब अनंता यहाँ पर उसकी इस बात पर हाँ कहती है। तो रोहित अब यहाँ पर वहाँ से चला जाता है। वो तो इधर दूसरी तरफ अनंता भी अब तक यहाँ पर अनिका के कमरे के सामने खड़ी हुई थी। अब जैसे यानी अनंता अनिका के रूम में आकर कहती है अनिका कुछ काम कर रही थी क्या। अब ये कहते हुए ही वो रूम के दरवाजे को बंद कर देती है। इधर अनंता को अपने सामने देखकर अब अनिका कहती है नानी माँ आइए आइए बैठिए ना। ये सुनते ही अब अनंता अनिका के पास आकर बैठ जाती है और अब वो अनिका के पाँव को देखकर कहती है अब तुम्हारे पाँव का दर्द कैसा है, क्या अभी भी उतना ही पेन हो रहा है। अनंता की इस बात का जवाब देते हुए अनिका कहती है अभी ठीक है, इनफैक्ट अभी तो कोई पेन भी नहीं है क्योंकि मुझे भी इसमें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। अनिका की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ अनिका, आप जब से हमारी बेटी की जिंदगी में आई है ना उसके बाद से तो वो खुश रहने लगी है। मुझे पता है कि अभी भी उसके मन में डर बना हुआ है रोहित को लेकर और वो डर कब जाएगा इस बात की खबर तो किसी को भी नहीं है। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि तुम्हारा उसकी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। जब तक तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी तब तक तो मेरी बेटी ने ज़िंदगी एक बदतर बिताई है। अनंता की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है वैसे नानी माँ क्या आपको माँ के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है क्या, आखिर वो मिस्टर मारवा को लेकर इतना चिंतित क्यों रहती है, वो इतनी डरी डरी सी क्यों रहती हैं, आखिर क्या हुआ था उनके साथ, मेरा मतलब है आखिर वो ऐसी कैसे हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ भी जानती हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है इस बात का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है अनिका, लेकिन हाँ मुझे पता तो अब इसके बारे में लगाना ही है क्योंकि जब तक मैं इसे बीमारी के बारे में पता नहीं लगा लूँगी कि आखिर ये बीमारी की जड़ कौन है जिसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है। वैसे तुम्हें महारानी की पदवी के बारे में सब कुछ पता तो है ना। अनंता की इस बात पर अब अनिका अनंता की तरफ देखती और कहती है नानी माँ ये हमारा एक टॉप सीक्रेट है, आपको यहाँ पर ये सब नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो अगर नाना जी को पता चल गया तो क्या होगा क्या आप जानती हैं। अनिका की इस बात पर अब अनंता कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, तुम अभी आराम करो, लेकिन हाँ याद रहे अनिका कि ये बात अभी किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि आप महारानी हैं, ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। अब अनंता की इस बात पर अनिका कहती है बाकी सब तो ठीक है नानी माँ, मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती है कि हमारे दुश्मन भी महारानी के आगे क्यों झुकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो किंग की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी वो महारानी की करते हैं। इस बात पर अब अनंता कहती है तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारा पति दे सकता है अनिका, उसे राजमहल के रहस्य के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि अब तो वो बुक भी पढ़ चुका है ना, तो बस वो उसका जवाब वही देगा। और हाँ तुम केयरफुल रहना अनिका। अब अनंता की ये बात सुनते ही अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो इधर अपनी एक गहरी सोच में चली जाती है।
इधर अनिका को कुछ सोचता हुआ देखकर अब अनंता भी अब यहाँ से उठकर जाने की सोचती है, इसलिए वो वहाँ से उठती है और उस रूम के दरवाजे को खोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अपने रूम में बैठी हुई अनिका के मन में अभी बहुत कुछ चल रहा था। उसे बार बार बस एनी का ही भेजा हुआ वो वीडियो याद आ रहा था जो एनी ने उसे भेजा था। वो यही सोच रही थी क्या उसे एक बार पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज जाना चाहिए, हाँ या नहीं। जहाँ एक तरफ अनिका किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पा रही थी, वो एक सोच में थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में सो रही रिया अब यहाँ पर उसकी धीरे धीरे अब आंखें खुलने लगती है। जैसे ही रिया की पूरी आंखें खुलती है तो वो यहाँ पर अपने रूम में चारों तरफ देखती है। अपने रूम में अपने आप को पाकर रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो अपने बड़ी और इस पैलेस को बहुत ही मिस कर रही थी और फाइनली अब वो यहाँ पर इस पैलेस में थी। इसलिए वो अब अपने बेड से बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उठती है और सबसे पहले तो रिया अब अपने हाथों से ही अपने बेड को बनाती है। वो अपने ब्लैंकेट को अच्छी तरह से फोल्ड करती है और चादर को भी अच्छी तरह से सेट करती है और उसके बाद वो अब यहाँ पर इस एसी को बंद कर देती है। एसी बंद करने के बाद वो अब अपने कबर्ड से अपने कपड़ों को निकाल कर वो सबसे पहले अब अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर बस नेचर को ही देख रही थी। वो कुछ देर तक बालकनी में खड़ी होकर सामने के नज़ारे को देखती है और फिर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद जब रिया बाथरूम से वापस आती है तो अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर वो सोचती है मैं आज एक काम करती हूँ, मम्मा से ही अपने बाल बनवा लेती हूँ। वो मम्मा मुझे रेडी भी कर देंगी। उसके बाद मुझे वो खड़ूस बड़ी से भी तो मिलने के लिए जाना है ना। अरे कितना समय हो गया है मुझे मेरे खड़ूस बड़ी से मिले हुए। मुझे पता है उन्हें मेरी याद नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है ना। यही सब सोच कर रिया अब अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा ही अनिका के रूम के बाहर आकर अब दरवाजे को नॉक करने लगती है। तो जैसे ही रिया दरवाजे को नॉक करती है, क्योंकि यहाँ पर अनिका का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, तो वो यहाँ उसे अंदर से अब आवाज आती है, अंदर आ जाओ, कौन है बाहर। क्योंकि अनिका के पैर में लगने की वजह से वो भी उठ नहीं पा रही थी। इधर ये सुनते ही रिया अब मम्मा शब्द बोलते हुए ही यहाँ पर अनिका के कमरे के अंदर आ जाती है। तो वहीं रिया को अपने सामने देखकर अब अनिका बेड पर बैठे हुए ही अपने दोनों ही हाथों को फैला देती है। अपनी मम्मा को इस तरह से फैलाए हुए हाथों को देखकर अब रिया दौड़कर जल्दी से अब अपनी मम्मा के पास चली जाती है और उन्हें एक जोर का हक कर लेती है। तो वहीं अनिका भी अब रिया को ढेर सारा प्यार करती हैं और प्यार करते हुए ही अब अनिका कहती हैं, मम्मा मिस यू सो मच। इधर ये सुनते ही अब रिया कहती हैं, रिया इज ऑल्सो मिस यू सो मच मम्मा। इधर रिया को प्यार करने के बाद अब अनिका रिया से कहती है, आओ मेरे पास यहाँ कर बैठो। यहाँ आप ये सुनते ही रिया अब अनिका के बगल में आकर बैठ जाती है। वो यहाँ पर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रिया की नज़र अपनी मम्मा के पाँव पर जाती है। अपनी मम्मा के पैर को देखकर अब रिया कहती है, मम्मा आपके पैर को क्या हुआ है, आपके पैर पर इस तरह से ड्रेसिंग क्यों हो रखी है। रिया की इस बात पर अनिका कहती है, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं बेटा, वो मेरा बच्चा बस मम्मा को थोड़ी सी चोट लगी है। अनिका की इस बात पर रिया कहती है, ओफो मम्मा आपको देखकर चलना चाहिए था ना, देखो ना आपके तो दोनों ही पैरों पर ड्रेसिंग हो रखी हैं, अब आप चल कैसे सकती हैं। इस बात पर अनिका रिया से कहती है, अच्छा मेरी दादी माँ मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी ही गलती थी जो मैं देखकर नहीं चली। अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही रिया अनिका से कहती है, मम्मा आप जरा अपने कान मेरे पास तो लेकर आओ, मुझे आपको एक टॉप सीक्रेट बताना है और अपने भाइयों को भी। रिया की ये बात सुनते ही अनिका प्रिया की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है और कहती है, हाँ बताओ रिया, क्या है वो सीक्रेट। अनिका की इस बात पर रिया अब अपने हाथों को अनिका के कान के पास लेकर जाती है और कहती है, मम्मा खड़ूस बड़ी बिल्कुल डैड जैसे दिखते हैं, क्या आपको इस बात के बारे में पता है। इधर रिया की ये बात सुनकर तो अनिका अब हैरानी से बस रिया को ही देखते हुए कहती है, ये आपको किसने कहा है, क्या आपके खड़ूस बड़ी बिल्कुल आपके डैड के जैसे दिखते हैं, क्या आपने उनके चेहरे को देखा है। अनिका की इस बात पर रिया कहती है, मैंने खुद खड़ूस बड़ी को देखा है। अब आप मानेंगी ना कि आपकी रिया सच में कितने इंटेलिजेंट हैं।
सच कहूँ तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये सुनते ही अनिका रिया को भी यहाँ पर एक इम्प्रेसिव लुक देती है। तो वहीं अब रिया कहती है, मम्मा मेरे बाल बना दीजिए। ये सुनते ये अनिका कहती है, बेटा देखो आप खुद ही बना लो ना। अनिका की इस बात पर रिया कहती है, ब्यूटीफुल लेडी तो कितने अच्छे से मेरे बालों का ख्याल रखती थी, मेरे बिना कहे ही वो मेरे बालों में चंपी भी करती थी, इन्हें वॉश भी करती थी और कोम भी कर देती थी। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं रखती हो। मैं दादी माँ से ही अपने बाल बनवाने के लिए जा रही हूँ। और ये कहते हुए ही रिया अब यहाँ पर झूठ मूठ का एक नाराजगी का नाटक करती है। इधर रिया की ये बातें सुनते हुए अब अनिका कहती है, रिया इस वक्त यहाँ पर ना तो आपकी दादी माँ है और ना ही आपकी नानी माँ है, इसलिए लाइए मुझे ही कॉम दीजिए, मैं आपके बालों को बना देती हूँ। अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही रिया कहती हैं, जैसे डैड बनाते हैं ना मम्मा, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनाएंगी ना। रिया की इस बात पर अनिका कहती है, देखो अनिका, देखो रिया, मुझे आपके डैड के जैसा तो पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे जैसा आता है मैं वैसे ही बनाऊंगी। और ये कहते हुए ही अनिका रिया से कोम्ब लेकर उसके बालों को बनाने लगती है। तो इधर अनिका अब रिया की पोनी टेल बना देती है और अब वो रिया से कहती है, क्या बात है मेरी बार्बी डॉल तो आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, बहुत ही प्रीटी लग रही है। अपनी मम्मा के मुंह से इतनी तारीफ सुनते हुए रिया कहती है, ये बात तो मेरी ब्यूटीफुल लेडी भी हमेशा कहती हैं। वैसे मम्मा डैड कहाँ पर हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रिया की इस बात पर अनिका कहती है, आपके डैड होंगे यहीं कहीं। इस बात पर रिया कहती है, मेरे दोनों भाई तो अभी अपने टास्क को कंप्लीट करने में ही लगे होंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि ये टाइम उनके टास्क का होता है, इसलिए मैं अभी ये सबसे पहले खड़ूस बड़ी से मिलकर आती हूँ। वो क्या है ना कि बहुत समय हो गया है, मुझे पता है वो याद नहीं करते मुझे, लेकिन मैं तो उन्हें फिर भी बहुत याद करती हूँ। रिया की ये बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं रिया अब अपनी मम्मा को फोरहेड किस करती है और उसके बाद अब वो उस रूम से बाहर निकलकर अपने खड़ूस बड़ी के रूम की तरफ जाने लगती है। तो एक इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में बने हॉल में यहाँ पर एक औरत को चेयर पर बांधकर रखा गया था, उसके दोनों ही हाथों को रस्सियों से बांधा हुआ था। तो वहीं उस औरत के ऊपर यहाँ पर पानी फेंकते हुए ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आयशा आयशा जवाब दो, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि यहाँ पर इस चेयर पर नताशा को बांध कर रखा हुआ था और धनंजय को जब से आयशा के बारे में पता चला था कि वो अक्षय के साथ थी, तब से वो एक पल के लिए सब कुछ भूल चुके थे। इधर यहाँ पर ये सुनते ही नताशा, जो कि अभी अपने होश में आती है, क्योंकि जैसे ही ठंडा पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है। तो सबसे पहले वो अपने आसपास इधर उधर देखती है। तो जैसे उसने इधर उधर देखा तो उसके सामने अक्षय वर्मा खड़ा हुआ था, जो कि उसे हैरानी से देख रहा था। तो वहीं उसके बगल में धनंजय पीरामल खड़े हुए थे, जिनकी आंखों में आज यहाँ पर आयशा के लिए ढेर सारे सवाल थे। तो वहीं जब नताशा की नज़र अपने साइड में खड़े हुए करण गुलेरिया पर जाती है तो मानो नताशा का तो खून एकदम से ही खोल उठता है और अब वो उसे घूर घूर कर देखने लगती है और अब धनंजय को चिल्लाते हुए ही कहते हैं, करण गुलेरिया, क्या इस बार भी आपने मुझे अपने इस दोस्त धनंजय पीरामल के लिए ही इस तरह से आप मुझे ऐसे बदतमीजी के साथ लेकर आए हैं, या फिर पिछली बार की ही तरह अपने भाई राजीव गुलेरिया के लिए? अब पहले अपनी नीयत मुझे साफ साफ बता दो, धनंजय के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया है या राजीव के लिए? इधर नताशा की ये बात सुनते ही जितना बड़ा शौक यहाँ पर धनंजय पीरामल को लगा था, उतना ही बड़ा शौक यहाँ पर करण गुलेरिया को भी लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आयशा ये सब क्या कह रही है, क्योंकि पीछे जब आयशा की शादी हो रही थी तो करण के दिलो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो राजीव के लिए उसका किडनैप करेगा। इसलिए वो हैरानी से नताशा को देखते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम अपने होश में भी हो कि तुम क्या कह रही हो? इधर इस बात पर अब नताशा गुस्से से कहती है, मैं बकवास कर रही हूँ? तो अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो, हाँ और ना में। क्योंकि देखो, मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी,
जो भी सवाल मैं तुमसे अब पूछूंगी उसका बस मुझे हाँ और ना में ही जवाब देना, वरना तुम्हें मैं आज जान से मार दूंगी। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें जान से मारने में। ये सारी बातें सुनकर तो यहाँ पर अक्षय वर्मा भी हैरान था। और अब अक्षय वर्मा कहता है, सारी बातें बाद में आयशा, पहले डॉक्टर को बुलाओ क्योंकि आयशा की तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फिर से इस तरह से आयशा का ये रूप देखकर अब अक्षय समझता है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रही है। यहाँ अक्षय ने ये बात कही ही थी कि तभी गुस्से में नताशा अब उससे कहती है, तुम तो रुको, अभी मैं बताती हूँ तुम्हें भी। पहले एक बार मैं इन दोनों चंगू मंगू से तो निपट लूँ, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और हाँ अक्षय, अपने फैमिली डॉक्टर को एडवांस में पहले ही बुक कर लो। तुम्हें मेरे लिए डॉक्टर बुलाने की चिंता हो रही है ना, तो बस तुम पहले अपनी चिंता करो। तुम्हें तो आज मैं सच में हॉस्पिटल में ही पहुंचा कर रहूंगी। इधर नताशा की ये धमकी सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है, मैंने क्या किया है जो तुम मुझे इस तरह से धमकी दे रही हो। अक्षय की इस बात पर अब नताशा कहती है, इन दोनों ने मुझे बांध कर रखा हुआ है और एक तुम हो जो तो यहाँ पर खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हो। इसलिए देखो, इसकी सजा तो अब तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हारी कब्र तो अब मैं खुद अपने हाथों से ही खोदूंगी। नताशा की ये बात सुनते ही ये और इधर ये कहते ही अब नताशा अब करण गुलेरिया की तरफ देखकर कहती है, और आप मिस्टर करण गुलेरिया, क्या तुम्हारे पापा मेरी शादी तुम्हारे भाई राजीव से करवाना चाहते थे या नहीं? देखो, मैंने पहले ही कहा है, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। नताशा का इस बात का जवाब देते हुए करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ ये सच है, मेरे पापा तुम्हारी शादी राजीव से करवाना चाहते थे। अब उसकी ये बात सुनते ही नताशा फिर से कहती है, जिस दिन मेरी शादी उस हंसराज मारवा से होने वाली थी, उस रात मैंने भागने का प्लान बनाया था कि मैं शादी से भाग जाऊंगी, या तो मैंने ये प्लान बनाया था या नहीं, और तुम उसमें मेरी मदद करने वाले थे या नहीं? नताशा के इस बात का जवाब देते हुए करण अब फिर से हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करने वाला था। ऊपर फंस इधर यहाँ पर जो भी कुछ बातें हो रही थी नताशा, धनंजय, अक्षय और करण के बीच में, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी हुई स्वाति मल्होत्रा ये सब कुछ सुन रही थी। उसे अभी उन सभी के सामने जाना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर इन सब के बीच में जो बातें हो रही थी, स्वाति मल्होत्रा पहले ये सब जान लेना चाहती थी कि आखिर यहाँ पर मसला क्या हो रहा है। नताशा इस तरह से गुस्से में क्यों है? क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जानती थी कि ये नताशा है, क्योंकि आयशा तो उसके साथ ही आई थी। इसलिए सबसे पहले वो यहाँ पर सिचुएशन को जानना चाहती थी कि आखिर आयशा को करण को लेकर ऐसी गलतफहमी क्यों हुई है। स्वाति अब मन ही मन में प्रे कर रही थी कि आयशा की गलतफहमी आज किसी भी तरह से दूर हो जाए। जहाँ एक तरफ स्वाति अपने ही ख्यालों में थी, तभी वहाँ पर स्वाति के कानों में कुछ फुटस्टेप की आवाज़ आती है। स्वाति को लगता है जैसे कोई शख्स है जो उसी की तरफ ही बढ़ रहा है। इसलिए स्वाति जब उस तरफ देखती है तो उसके सामने राहुल आ रहा था, और वो उसी रूम की तरफ ही जा रहा था जहाँ पर आयशा मारवा वहाँ पर थी। क्योंकि जब स्वाति यहाँ पर आई थी तो उसी रूम में वो आयशा को छोड़कर आई थी, इसलिए उसे उस कमरे में जाता हुआ देखकर अब स्वाति समझ जाती है कि अगर राहुल वहां पर चला गया तो फिर तो सारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। वो वहां पर अगर आयशा को देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। स्वाति को अच्छी तरह से पता था कि अगर राहुल उस रूम में गया तो वो आयशा को देख लेगा और उसे एक बहुत बड़ा शौक भी लग सकता है। और क्योंकि राहुल अभी मुश्किल से ठीक हुआ था, तो पता नहीं उसके बाद क्या होगा, ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा या नहीं। इसलिए स्वाति बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस समय राहुल को किसी भी तरह का शौक लगे। यही सोचकर स्वाति अब राहुल को रोकने के लिए अपने कदमों को राहुल की तरफ ही बढ़ा देती है। इससे पहले कि राहुल अब उस रूम के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने ही वाला था कि तभी राहुल को एहसास होता है कि किसी ने दरवाजा खोलते हुए ही उसके हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही राहुल को इस बात का अंदाजा हुआ तो वो जब दूसरी तरफ देखता है कि आखिर कौन है जिसने उसे इस तरह से रोका है, तो वो अपने सामने स्वाति मल्होत्रा को देखता है। और उसे देखकर अब राहुल कहता है, आंटी आप यहाँ पर? इस राहुल की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है,
हाँ हाँ, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन वैसे राहुल, तुम यहाँ पर इस कमरे में क्या करने के लिए जा रहे हो? स्वाति की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, आंटी मैं तो बस इस पैलेस में घूम रहा हूँ। वो क्या है ना आंटी, नीचे जो कुछ भी हो रहा है मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लोग इस तरह से चिल्ला रहे हैं, आई डोंट लाइक दिस। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम फिर इसी रूम में ही क्यों जा रहे हो? तुम ऐसा करो, कहीं और भी तो जाकर घूम सकते हो ना। मेरे पास एक आइडिया है, तुम गार्डन में जाओ, क्योंकि यहाँ का गार्डन बहुत ही सुंदर है। जब तुम वहाँ पर जाओगे तो शायद ये आवाज़ें भी तुम वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और तुम्हें वहाँ पर जाकर अच्छा भी लगेगा। स्वाति की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है, हाँ थैंक यू सो मच आंटी, इट्स अ ग्रेट आइडिया। और ये कहते हुए ही राहुल अब उस दरवाजे से अपना हाथ हटाकर दूसरी तरफ जाने लगता है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा एक बार फिर से राहुल के जाने के बाद अब रेलिंग के पास आकर अपनी नजरों को हॉल पर ही जमाए हुए थी, ताकि नीचे जो कुछ भी हो रहा है उसे सब कुछ पता चलता रहे। तो इधर जब वो नीचे देखती है तो यहाँ पर धनंजय पीरामल, नताशा और करण गुलेरिया की बातों को सुनकर वो कहते हैं, बस करो आयशा, अपनी गलती को छिपाने के लिए तुम करण के ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही हो। करण ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जरूर उस समय में भी वो तुम्हारा साथ ही दे रहे थे। ये सुनते ही नताशा कहती है, मैं झूठ बोल रही हूँ धनंजय, क्या तुम्हें सच में ये लग रहा है? देखो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। और ये कहते हुए ही नताशा अब फिर से करण गुलेरिया की तरफ देखती है और कहती है, इतने वक्त से मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब तुम मेरी आंखों के सामने आ रहे थे मैं कोई भी ऐसा तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहती थी। मैंने फिर भी इन सब चीज़ों को भूलने की कोशिश की, लेकिन सच कहूँ जो हरकत तुमने की है इस बार की इस हरकत अब मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। जहाँ एक तरफ ये सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी, क्योंकि यहाँ पर हॉल में बहुत सारा मैस क्रिएट हो गया था, लेकिन तभी अब सभी के ही कानों में एक चीख सुनाई देती है, राहुल। और ये राहुल के चीखने की आवाज़ आती है। राहुल की आवाज़ को यहाँ पर सभी पहचानते थे, क्योंकि वो राहुल की आवाज़ बिल्कुल रोहित की जैसी थी। इसलिए उस आवाज़ को सुनकर यहाँ पर नताशा कहती है, ये तो रोहित की आवाज़ है ना? क्या यहाँ पर रोहित है? अक्षय मेरा हाथ खोलो। इधर नताशा की ये बात सुनकर तो करण और धनंजय दोनों ही हैरानी से बस एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। वो हैरान इसलिए थे कि आखिर रोहित यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वहीं वो सभी जब यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे थे तो सभी के कानों में भी यहाँ पर एक और आवाज़ आती है, राहुल। क्योंकि जिस तरह से नताशा यहाँ पर राहुल को लेकर चिंतित हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ से एक और औरत की आवाज़ आती है जो एकदम से राहुल नाम चिल्ला रही थी। इधर जैसे इस दूसरी औरत की ये आवाज़ सभी के कानों में गई तो वो सभी अभी उस दिशा की तरफ ही देखते हैं कि आखिर ये सेम दूसरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही वो सभी उस तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि सामने स्टेयरकेस से आयशा मारवा ही खुद नीचे आ रही थी, और आयशा मारवा के पीछे वहां पर स्वाति मल्होत्रा आ रही थी। यहाँ पर इसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। स्वाति को देखकर तो हैरान थे ही, लेकिन यहाँ पर सबसे सामने जो उन्होंने आयशा को देखा उसे देखकर तो मानो उन्हें एक 440 वोट का एक शौक लगता है। वहीं अक्षय वर्मा कभी यहाँ पर चेयर पर बैठी हुई आयशा मारवा को देखते हैं, यानी कि नताशा को देखते हैं, तो कभी स्टेयरकेस से नीचे उतरती हुई आयशा को देख रहे हैं। इवन यहाँ पर जो हाल अक्षय वर्मा का था वही हाल यहाँ पर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया का भी था। तीनों के ही यहाँ पर होश उड़े हुए थे। उनके सामने भी यहाँ पर दो आयशा थी। इधर उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तीनों कुछ समझ में ही नहीं पा रहे हों। तो वहीं आयशा अब यहाँ पर नताशा के सामने जाकर अब सबसे पहले तो नताशा के हाथों को रस्सियों को खोलकर अब आयशा बाहर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं क्योंकि आयशा यहाँ पर अभी किसी को कुछ भी नहीं कहती, आयशा ने भी यहाँ पर राहुल की चीख को सुन लिया था। तो आयशा राहुल को लेकर काफ़ी चिंतित थी। तो वहीं भी वो भी इधर आयशा को बाहर की तरफ जाता हुआ देखकर नताशा और स्वाति मल्होत्रा वो दोनों भी अभी उसके पीछे जाने लगती हैं।
इधर कुछ ही देर के बाद जब वो तीनों जैसे ही यहाँ पर गार्डन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर राहुल बेहोश होकर गिरा हुआ था। इसलिए राहुल को बेहोश देखकर अब यहाँ पर आयशा मारवा जल्दी से दौड़कर राहुल के पास जाती है। तो वहीं स्वाति भी, क्योंकि स्वाति खुद एक अच्छी डॉक्टर थी, इसलिए स्वाति जल्दी से राहुल के पास बैठकर अब उसकी नब्ज को देखती है कि कहीं राहुल को शौक ज्यादा तो नहीं लगा। उसे पहले से ही इस बात का डर था कि अगर उसने आयशा को यहाँ पर देख लिया, यानी दो आयशा को देख लिया, तो सीधा ही इसका असर उसके दिमाग पर पड़ेगा। और राहुल की सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी सी चिंतित हो जाती है। लेकिन जब वो उसकी नब्ज को देखती है तो कहती है ये ठीक है, बस शौक की वजह से ये बेहोश हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो इसे किसी चीज का गहरा शौक लगा है। स्वाति ने ये कहा ही था कि ये सुनते ही आयशा मारवा कहती है हाँ वो स्वाति, उसे शौक ही लगा है। आयशा की इस बात को सुनकर स्वाति हैरानी से आयशा की तरफ देखती है, क्योंकि स्वाति को लगा था कि वो उसने आयशा को नहीं देखा है। तो भी यहाँ पर आयशा कहती है हाँ वो मैं बालकनी में खड़ी थी। तो बस ये सुनते ही स्वाति कहती है तो जब तुम आयशा बालकनी में खड़ी थी तो क्या राहुल ने तुम्हें देख लिया था? क्योंकि स्वाति को जिस चीज का डर था वही हो चुका था। स्वाति की इस बात पर अब आयशा कहती है हाँ शायद उसने मुझे देख लिया था बालकनी में खड़ा हुआ। ये सुनते ही तो अब स्वाति कहती है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अरे मुझे इसी चीज का डर था, इसीलिए तो मैंने इसे कमरे में भी आने से रोका था। एनीवे अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब चलो इसे उठाओ। और अब वो तीनों ही मिलकर अब राहुल को उठाकर अब पैलेस के अंदर लेकर आ जाती हैं और राहुल को यहाँ पर हॉल में लाकर अब हॉल में रखे हुए सोफे पर ही राहुल को लेटा देती हैं। तो वहीं नताशा की नजर जब उन तीनों के ऊपर जाती है तो उन्हें देखकर वो कहती हैं ये तीनों इस तरह से फ्रीज क्यों हैं? अरे यहाँ पर राहुल की इतनी बुरी हालत हो गई और ये इन तीनों को देखो, इन्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये तीनों अभी भी यहाँ पर बिल्कुल पत्थर की मूरत के जैसे खड़े हुए हैं, जैसे अभी इनके अंदर खून मांस कुछ भी नहीं हो। और आयशा तुम रोहित को राहुल क्यों कह रही थी? ये तो रोहित है ना, क्योंकि नताशा को भी अब तक इस सच के बारे में नहीं पता था कि ये रोहित नहीं बल्कि राहुल है। नताशा के इस बात पर अब आयशा कहती है मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बता दूंगी, तुम बस अभी अपना ख्याल रखना। आयशा की इस बात पर नताशा कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कहाँ हो? अरे इतने वक्त से तुम्हारे साथ मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तुम्हें पता भी है कि लंदन में रोहित के साथ क्या क्या हुआ था। हाँ मैंने कितनी ही बार तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मैं तुम्हें रोहित के बारे में बता दूं, लेकिन मैं तुमसे कोई भी बात ही नहीं कर पाई। नताशा के इस बात को सुनकर अब आयशा कहती है नताशा मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हुए ही आयशा अब धनंजय पीरामल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है ये सब क्या है धनंजय? नताशा को इस तरह से यहाँ पर आयशा की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है मुझे यहाँ पर धनंजय नहीं लेकर आया है आयशा, मुझे यहाँ पर करण गुलेरिया लेकर आए हैं। मेरा सच में मन कर रहा है कि अभी इसकी यहीं पर ही कब्र खोद दूं। अब तो मुझे इस करण से बहुत ही नफरत होने लगी है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? बिल्कुल सच में ये अपने बाप पर ही गया हुआ है। इधर यहाँ पर नताशा के ये शब्द सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा, क्योंकि वो करण के बारे में ये सब बातें सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है एक मिनट नताशा, अरे करण ने ऐसा कर भी क्या कर दिया जो आप दोनों करण के लिए ये सब कुछ कह रही हैं? आयशा भी करण के लिए यही सोचती है और तुम भी, क्योंकि स्वाति ने खुद बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा के मुंह से करण के बारे में ये सब सुना था कि करण उसकी शादी राजीव से करवाना चाहता था, वो अपने पापा के साथ मिला हुआ था। इधर यहाँ पर स्वाति की ये बात सुनते ही नताशा कहती है सिर्फ अपने पति की ही नहीं अपने पिता की भी चिंता करो।
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसकी मौत कैसे लिखी है। अब इस बात पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इन तीनों को हुआ क्या है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। स्वाति की इस बात पर नताशा कहती है, 1 मिनट, मैं हूँ ना, मैं भी इन तीनों को होश में लेकर आती हूँ। और ये कहते हुए नताशा अब डाइनिंग टेबल के पास जाती है और एक ट्रे में 3 गिलास में पानी लेकर उन तीनों के ही सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, इन तीनों के अंदर जो बिजली का करंट दौड़ रहा है ना, उसे तो अभी अभी देखो मैं ठीक करूँगी।